नमस्कार सभी को। आज की क्लास है एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा भाग। पहली क्लास में लंग्स का कुछ पार्ट बच गया था, एडल्ट लंग्स और न्यूबॉर्न लंग्स, मतलब वयस्क लंग्स और नवजात के लंग्स के फेफड़ों में अंतर, उनके अंदर क्या अंतर होता है। अंतर यह पहली चीज़ तो यही है कि एडल्ट का लंग्स होता है वो बड़ा होता है, जबकि न्यूबॉर्न्स का छोटा होता है। उसके बाद है कि इसका जो एडल्ट का जो फेफड़े होते हैं वो स्पंजी होते हैं, मतलब आप उसको दबाओगे तो स्पंज की तरह होते हैं और ये ठोस होते हैं। एडल्ट में फेफड़े है, लंग्स है, वो पानी के अंदर तैरते हैं, जबकि न्यूबॉर्न में पानी के अंदर डूब जाते हैं। इसका रंग है एडल्ट लंग्स में उसका होता है गुलाबी रंग, जबकि न्यूबॉर्न के अंदर फेफड़ों का रंग है वो भूरे से पीला कलर का होता है। जबकि जो वृद्ध अवस्था में होते हैं या जो धूम्रपान करते हैं उनके अंदर लंग्स का रंग होता है वो कॉफी कलर का होता है और दोनों लंग्स का औसतन वजन 3 से 4 किलोग्राम होता है। अब देखो आगे, अब आता है अपना ये एनाटॉमी का था यहाँ तक। इसके बाद अब फिजियोलॉजी का शुरू हो जाता है। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों का मिक्स है ये श्वसन तंत्र। तो ऊपर तक यहाँ तक पढ़ाया था मैंने, ये एनाटॉमी का है। अब नीचे का भाग है ये फिजियोलॉजी के अंदर आती है। फिजियोलॉजी में क्या है, अब श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया दो तरह से होती है, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म दो तरह से होती है श्वसन क्रिया। एक तो होती है इंस्पायरेशन और एक होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन लेना यानी प्रश्वसन, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है श्वसन छोड़ना। ये दो क्रियाएं होती है इसमें श्वसन क्रिया। तो इंस्पायरेशन कैसे होता है श्वसन, पहली चीज़ तो यही पता होनी चाहिए, श्वसन की क्रिया है ये एक डिफ्यूजन क्रिया द्वारा होती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है श्वसन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवा जिस तरह से हवा चलती है ना उच्च से निम्न की ओर, उसी तरह से श्वसन क्रिया उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। तो पहली चीज़ है श्वसन लेना। इंस्पायरेशन की क्रिया कैसे होती है, जैसे इंस्पायरेशन की क्रिया होती है उस समय रिब्स से पसलियाँ वो बाहर की ओर हो जाती है, मतलब ऊपर उड़ जाती हैं, और डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण वो नीचे झुक जाता है। और जब पसलियाँ ऊपर की ओर उठेगी, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होएगा, जब ये नीचे की ओर होएगा तब क्या होएगा, अंदर फेफड़ों के अंदर या बॉडी के अंदर है वो आयतन बढ़ जाएगा। और जब किसी भी चीज़ का आयतन बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। आयतन जब बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है तो आयतन कम होता है। तो आयतन कम होने, प्रेशर कम होने की वजह से वायु बाहर से, एनवायरमेंटल में प्रेशर ज़्यादा है वायु का और बॉडी में कम है, इसके कारण वायु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेगी। अब देखो पसलियाँ ऊपर की ओर उड़ती क्यों है, उसका भी कारण है। और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन, तब वो सिकुड़ता नीचे क्यों जाता है, उसका भी कारण है। कारण में दो चीज़ होती हैं। जब इंस्पायरेशन होता है तब पसलियों के नीचे और पसलियों के ऊपर दो मसल्स मिलती है। पसलियों के नीचे जो मसल्स मिलती है उसका नाम होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो ऊपर पाई जाती है उसका नाम होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तब पसली ऊपर की ओर उठती है, ये पता होना चाहिए। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर संकुचन होता है तो पसली सिकुड़ती है, नीचे की ओर बैठती है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ होती है इंस्पायरेशन के अंदर श्वसन लेने की क्रिया में कि पल्मोनरी कैविटी का आयतन बढ़ जाता है। ये पल्मोनरी कैविटी का मतलब होता है जहाँ श्वास बॉडी में जाता है, मतलब गैस का विनिमय नहीं होता, वो क्षेत्र
जहाँ पर श्वसन इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी, वहाँ का आयतन बढ़ जाता है। भाई जब पसलियाँ ऊपर उठेगी, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो वहाँ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वहाँ की जो पल्मोनरी कैविटी है उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने के कारण ही वायु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेगी बॉडी में। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है इसके अंदर, इस क्रिया के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एक्सपायरेशन के अंदर पैसिव प्रक्रिया है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने पहले भी बता दिया था, रेस्पायरेशन हमेशा विसरण विधि द्वारा होता है, डिफ्यूजन मेथड द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन विसरण में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर अंतर, परश्वसन और निःश्वसन। इंस्पायरेशन का तो मतलब होता है सांस लेना, एक्सपायरेशन का मतलब होता है श्वसन को छोड़ना। देखो नीचे देखो पहले लाइन, इंस्पायरेशन, इस इंस्पायरेशन में क्या होता है, वायु अंदर ले जाती है, जबकि एक्सपायरेशन में वायु को बाहर छोड़ा जाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है इंस्पायरेशन के अंदर डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि इसमें डायफ्राम के अंदर शीतलन होता है, रिलैक्सेशन होता है। और इसमें इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर संकुचन होता है। मैंने पहले भी बता दिया, पसली के जो बाहर मसल्स मिलती है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें संकुचन होता है इंस्पायरेशन के दौरान, जबकि एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होता है एक्सपायरेशन के दौरान। ठीक है। अब देखो उल्टा भी हो सकता है, इसे पूछने का तरीका अलग हो सकता है। इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकोचन हो रहा है, मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पायरेशन के दौरान शिथिल होती हैं, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स शिथिल होती है, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स संकुचित होती हैं। ये अंतर, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद होता है इसके अंदर थोरेसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी दोनों का आयतन वॉल्यूम बढ़ जाता है, जबकि इसमें पल्मोनरी वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, मतलब फुफ्फुसी आयतन है वो घटता है। जब आयतन घटेगा तब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के कारण सांस बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाएगी कम होने पर, और अगर ज़्यादा होएगा तो वायु है वो बाहर से अंदर की ओर आएगी। अब देखो इंस्पायरेशन एयर और एक्सपायरेशन एयर, मतलब जब आप सांस लोगे एनवायरमेंटल से वायु बॉडी में लोगे, उस दौरान एयर का परसेंटेज क्या होगा, हवा का परसेंटेज, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस दौरान एनवायरमेंटल एयर में 20.8%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78.08%। जबकि अपन जब वायु छोड़ेंगे बॉडी से बाहर एक्सपायरेशन के दौरान, उस दौरान वायु का कंपोजिशन क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, वो होगी 16.9%, मतलब घट गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन घटेगी क्योंकि वो बॉडी को दे दी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4.6% होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बढ़ गई। बढ़ने का कारण क्या है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ली। और नाइट्रोजन है 79.6% हो जाती है, कुछ मात्रा में बढ़ती है। इसके बाद है, अब देखो इसमें क्या हुआ, सर्वाधिक जो चेंजेज आया इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान, जो सर्वाधिक चेंजेज आए ना एयर में, हवा के अंदर, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक अंतर आया, सर्वाधिक परिवर्तन हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। अब देखो इसके बाद गैस विनिमय कैसे होता है, बॉडी के अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है पल्मोनरी रेस्पायरेशन, एक होता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन।
पल्मोनरी रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय श्वसन, और इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाह्य श्वसन। और सेलुलर रेस्पिरेशन को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, इसका दूसरा नाम है इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब आंतरिक श्वसन या अंतः श्वसन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों एक ही बात। ये होता क्या है, कैसे होता है? फेफड़ों के अंदर आपने पढ़ा था श्वसन तंत्र के अंग, उसमें सबसे लास्ट भाग था आपका एल्यूलाई। अंग कौन कौन से नाम थे, उसमें एल्यूलाई सबसे लास्ट में था। और उसी फेफड़ों एल्यूलाई के आसपास कैपिलरी बची होती है। कैपिलरी का मतलब है छोटी छोटी नलिकाएं, जाल बनी होती हैं। इस कैपिलरी और एल्यूलाई के मध्य गैस का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब केवल कैपिलरी और एल्यूलाई के बीच में ही चेंजिंग हो रहा है, ये वायु बॉडी में नहीं जा रही। अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, कैपिलरी और सेल्स के मध्य गैस एक्सचेंज हो रहा है। मतलब शरीर के कोशिकाएं और कैपिलरी के बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एल्यूलाई और कैपिलरी के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये तो होती है आपके फेफड़ों में और ये होती है बॉडी। ऊपरली फेफड़ों के अंदर होती है, ये बॉडी के अंदर होती है। पहली चीज़ तो यही, बॉडी ये तो होती है फेफड़ों में, ये होती है बॉडी में। ऐसे ही ध्यान रख लेना अपना आप, ये कंफ्यूज नहीं होगा फिर। ठीक है, आगे का टॉपिक और बच रहा है वो बाद में देख लें।